All right. So in this reading, we're going to discuss about marginal cost of capital. लेकिन marginal cost of capital directly इस चीज पर आने से पहले हम एक concept को discuss करते हैं. इससे इंशाल्लाह ताला हमें समझ आ जाएगा कि इसकी need क्यों है और क्या बात हो रही है यहाँ पे. Consider a company. ठीक है, आप एक कंपनी कंसिडर करें. इसकी इक्विटी की मार्केट वैल्यू है हमारे पास 1 लाख रुपए तकरीबन. ठीक है, और डेट की वैल्यू है करीबन 50,000 रुपए. ये कंपनी के पास टोटल मान लीजिए जी एसेट्स मौजूद है. ठीक है, टोटल एसेट्स मौजूद है. कंपनी क्या करती है जी, इस अमाउंट को इन्वेस्ट करती है. इन्वेस्ट करते वक्त कंपनी को ख्याल रखना पड़ता है कि इसकी कॉस्ट कितनी है. मान लीजिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो इक्विटी मेरे पास है वो है 15% पे, और जो डेट है मेरे पास वो है 10% पे. सो 1 लाख का 15% इस 15,000 एंड 50,000 का 10% इस करीबन 5,000. कुल मिला के जो मेरे पास यहाँ पे टोटल नंबर बनता है वो बनता है 20,000 रुपये. 20,000 ओवर 1.5 लाख अगर मैं इसका वैट निकालना चाहूँ तो मेरे पास वैट कितना आ रहा है, 20,000 डिवाइडेड बाय 1.5 लाख, ये बन जाता है जी 13.33%. 13.33%. ये क्या है बेसिकली, ये कंपनी का एग्जिस्टिंग वैट है. ये कंपनी का एग्जिस्टिंग वैट है. ठीक है, अब कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट आता है इन्वेस्ट करने के लिए. प्रोजेक्ट आता है कंपनी के पास फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. सवाल ये है कि अब कंपनी इस प्रोजेक्ट को कैसे इवैल्यूएट करे. कंपनी इस प्रोजेक्ट को कैसे इवैल्यूएट करे. सर इवैल्यूएट से आपकी मुराद भाई एनपीवी आईआरआर निकालना है, लेकिन इस एनपीवी आईआरआर को निकालने के लिए मेरे पास डिस्काउंट रेट क्या होना चाहिए. सर डिस्काउंट रेट तो वैक होता है, आप वैक यूज कर लें. कंपनी के पास जो डिस्काउंट रेट है वो वैक है, हम हमेशा वैक यूज करते हैं. देखो एक बात याद रखो, अगर कंपनी के पास एग्जिस्टिंग कैश मौजूद है और कंपनी को नया कैपिटल रेज नहीं कर रही, नो नीड टू रेज न्यू इक्विटी और डेट. कंपनी को नई इक्विटी नए डेट की जरूरत नहीं है. ये जो 1.5 लाख रुपए कंपनी के पास एग्जिस्टिंग मौजूद हैं, जो 1.5 लाख रुपए एग्जिस्टिंग मौजूद हैं, ये काफी होंगे, कंपनी को सफाइस कर जाएंगे. ठीक है, कंपनी इसी से इन्वेस्ट कर लेगी. तो फिर ऐसी सूरत हाल में आपका डिस्काउंट रेट चेंज नहीं होता. क्यों? क्योंकि कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज नहीं आया. कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में जी कोई चेंज नहीं आया. सिंस कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आया तो कंपनी के रिस्क में भी कोई चेंज नहीं आया. बिल्कुल सर, इक्विटी होल्डर ने जो पैसा दिया हुआ है वो लगा हुआ है, डेट होल्डर ने जो पैसा दिया हुआ है वो लगा हुआ है. ऐसी सूरत हाल में जो आपका डिस्काउंट रेट होता है, दैट डिस्काउंट रेट इज बेसिकली एग्जिस्टिंग वैट. ऐसी सूरत हाल में जो आपका डिस्काउंट रेट होता है, दिस इज बेसिकली एग्जिस्टिंग वैट. कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इवैल्यूएट करते वक्त, यानी एपीवी कैलकुलेट करने के लिए या आईआरआर के कंपैरिजन के लिए एग्जिस्टिंग वैट को यूज कर लें. और एग्जिस्टिंग वैट हमारे केस में कितना है जी, 13.33%. 13.33% ये एग्जिस्टिंग वैट है हमारा. ठीक है, एक ये सूरत हाल है, इसको हम कहते हैं केस 1. जब आप कंपनी के एग्जिस्टिंग कैश से ही सारा कुछ काम कर रहे हैं और हर चीज इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो फिर आपको नया वैट कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कोई चेंज नहीं आएगा, आप एज इट इज काम करें. लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि अब कंपनी इसके लिए फंड रेज कर रही है, लेकिन बिजनेस लाइन सेम है. जो इन्वेस्टमेंट आप जहां कर रहे हैं वो सेम बिजनेस है, सेम बिजनेस. ठीक है, आप सेम बिजनेस में एक नया काम करने जा रहे हैं, यानी सेम प्रोडक्ट में आपने एक नई मशीन लगा दी, एक्सपेंड कर लिया. अभी आपकी जो कैपेसिटी थी मान लीजिए 1 लाख टन थी, आपने 1,20,000 टन कर लिया. ठीक है, बट न्यू फंड्स, सेम बिजनेस है और फंड भी आपका नया है. न्यू फंड्स. सर न्यू फंड्स का मतलब या तो आपने डेट से रेज किया होगा या इक्विटी से रेज किया होगा या इन दोनों का मिक्स लिया होगा.
यानी सर इस केस में पर्टिकुलरली एक बात नजर आती है कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए जी ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी है सर, ये जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है हमारे पास जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मान लीजिए जी ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है करीब करीब 30,000 रुपए। कंपनी के पास ऑलरेडी 1.5 लाख था, ये 30,000 रुपए, तो ये 30,000 प्लस 1.5 लाख पुराना। अब कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाएगा 1,80,000 का। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाएगा एट द सेम टाइम 1,80,000 रुपए का। और इसके साथ साथ अगर आप एक चीज नोट करें तो कंपनी के रिस्क लेवल्स भी चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज हो जाएंगे? यहां पर जो आपका बिजनेस रिस्क है वो सेम रहेगा। सर ये बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना। भाई आज मैं सीमेंट का लेट से काम करता हूँ, सीमेंट में सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि घर ही ना बने, डिमांड ही ना आए, या सीमेंट में कोर कंपोनेंट यूज होता है कोयले का, कोयला इंपोर्ट होता है पाकिस्तान में, कोयला महंगा हो जाए। इसी तरीके से फूड में आता हूँ तो वो पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, मान लीजिए पाम ऑयल महंगा हो जाए, यहाँ पे सेल्स ना आए, गवर्नमेंट इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन कर दे कि लोग वो चीजें खरीद ही ना पाए, इनकम लेवल्स उसको मीट ही ना कर पाए, ये बिजनेस के रिस्क होते हैं। लेकिन आप सर सेम बिजनेस में जा रहे हैं तो आपका बिजनेस रिस्क सेम रहेगा, लेकिन चूंकि आप नए फंड्स लेकर आ रहे हैं तो आपका फाइनेंशियल रिस्क बदल जाएगा। फाइनेंशियल रिस्क बदल जाएगा। वो क्यों बदलेगा? क्योंकि देखो अभी आपका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो कुछ इस तरह से है कि टोटल स्ट्रक्चर में 66% आपने इक्विटी रखी हुई है, 33% आपने डेट रखा हुआ है। अगर आप बिल्कुल इसी प्रोपोर्शन में नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फाइनेंशियल रिस्क चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मिसाल है आप सारा का सारा डेट के थ्रू लेके आ रहे हैं, तो जो आपका इक्विटी होल्डर है वो 12 लाख ज्यादा रिस्क कैरी कर रहा है कि भाई पहले पैसे इंटरेस्ट को दिए जाएंगे बाद में मुझे मिलेंगे। एमएम थ्योरी विद टैक्स ये कहती है कि जब आप डेट को रेस करते हैं तो शेयर होल्डर अपनी इक्विटी को एडजस्ट करता है और डी इंटू टी के बेनिफिट्स आते हैं मार्केट वैल्यू में, यानी कि आपका वैक चेंज हो जाता है। सही है, आपका वैक यहाँ चेंज हो जाता है। ठीक है, कैसे? अब देखिए मान लीजिए कंपनी अगर इधर 100% डेट इशू कर रही है, कंपनी अगर इसको फाइनेंस कर रही है 100% डेट से, ठीक है, और डेट हमारे पास एट द सेम टाइम मिल रहा है 10%, तो डेट के बढ़ने की वजह से ये इक्विटी इंक्रीज करेगी। ये हमने एमएम थ्योरी में भी देखा था और ये हमने एट द सेम टाइम ट्रेडिशनल थ्योरी में भी देखा था, एमएम थ्योरी में भी देखा था, ट्रेडिशनल थ्योरी में भी देखा था। क्लियर कट हमें पता है कि जब ये फाइनेंशियल रिस्क चेंज होता है तो के चेंज हो जाता है। विद टैक्स के अंदर तो डी इंटू टी के बेनिफिट्स आ जाते हैं। ट्रेडिशनल थ्योरी ये कहती है कि के आप अस्यूम नहीं कर सकते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका फाइनेंशियल रिस्क चेंज होने की वजह से आपका ओवरऑल वैक एट द कंपनी लेवल चेंज हो जाता है। सो इस केस में जो आपका डिस्काउंट रेट होता है, दिस डिस्काउंट रेट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको प्यार से एमसीसी भी कहा जाता है, ये इसका निकनेम है एमसीसी, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी एक उसूली बात समझें, जब आप सेम बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो बिजनेस के तो खतरात नहीं चेंज हो रहे, वो वही के वही हैं। स्टील का काम कर रहे हैं, स्टील में ही नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर रहे कि स्टील का काम कर रहे हो और फार्मा की कोई प्लांट लगाने चले जाएं, मेडिसिन में कोई काम करने चले जाएं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? तो इस केस में जो आप डिस्काउंट रेट यूज करेंगे वो एग्जिस्टिंग वैक नहीं होगा, वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। और सर ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, ये बस हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तीसरा केस हमारे पास बनता है, ये हो गया केस नंबर 2। तीसरा केस हमारे पास एट द सेम टाइम बनता है कि भाई बिजनेस भी चेंज हो रहा है। मिसाल है आप जो है वो सीमेंट का काम करते थे, अब आप फार्मा का काम करने लग गए हैं। इसमें आपका बिजनेस भी चेंज हो रहा है और आप नए फंड्स भी लेके आ रहे हैं। यानी यहां पे बिजनेस रिस्क भी चेंज हो गया, जो बिजनेस को रिस्क फेस करने पड़ रहे हैं वो भी चेंज हो गया,
क्योंकि सारे हर इंडस्ट्री के डायनेमिक्स अलग अलग हैं। और जो फाइनेंशियल रिस्क है वो भी चेंज हो गया, यानी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। जब कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होता है तो वैक्स जाहिर है, एमएम थ्योरी विद टैक्स में भी हमने ये पढ़ा है कि वैक चेंज होता है। क्यों? क्योंकि डी इंटू टी के बेनिफिट्स आ जाते हैं, इसलिए वैक जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस कर जाता है। ट्रेडिशनल थ्योरी में तो हमने पढ़ा ही है कि के चेंज हो जाती है जब डेट चेंज होता है, तो वैक जो है वो भरा चेंज हो ही जाता है। इस केस में जो हम यूज करते हैं वो कहलाता है रिस्क एडजस्टेड वैक। रिस्क एडजस्टेड वैक नया कैलकुलेट होता है, रिस्क एडजस्टेड वैक होता है, ठीक है। इसको आप प्यार से रॉ भी कह सकते हैं, RAW। लेकिन सर ये हम कब पढ़ेंगे? ये हम पढ़ेंगे लेटर, जब हम इंशाल्लाह कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल CAPM डिस्कस करेंगे, तो हम CAPM के साथ इसको भी डिस्कस करेंगे। दिस इज लेटर, अभी इसकी टेंशन भूल जाओ। यानी सर एक बात समझ में आ गई कि अगर एक कंपनी के पास एग्जिस्टिंग कैपिटल है, वो अपने एग्जिस्टिंग कैश से ही नए प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहा है, तो वहां जो डिस्काउंट रेट होगा वो एग्जिस्टिंग वैक होगा। कोई चेंज नहीं आना वैक में, कोई नए पैसे नहीं आ रहे। सेम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, सेम पैसों से इन्वेस्ट कर रहे हो, बिजनेस चेंज नहीं हो रहा है, याद रखना। सेम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, सेम पैसों से इन्वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दूं, सेम बिजनेस, सेम बिजनेस लाइन है, सेम पैसे हैं, एग्जिस्टिंग वैक यूज कर लो, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। जो अभी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से जो वैक निकला हुआ है वो इस्तेमाल होगा। अगर तुम सेम बिजनेस में जा रहे हो लेकिन पैसे दूसरे रेज कर रहे हो, नए फंड्स रेज कर रहे हो कि भाई पुराने तो पुराने प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं, पुराने फंड्स तो पुराने प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं, हम नए फंड्स रेज करने जा रहे हैं, लेकिन बिजनेस लाइन सेम है, तो बिजनेस रिस्क चेंज नहीं हो रहा, फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो रहा है। क्यों फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो रहा है? क्योंकि डेट टू इक्विटी के रेशियोज हिल जाएंगे, या तो इक्विटी मोर रिस्की हो जाएगी या इक्विटी लेस रिस्की हो जाएगी, या तो आपको डेट से फाइनेंसिंग मिलेगी या इक्विटी से फाइनेंसिंग मिलेगी। ऐसे केस में जहां बिजनेस चेंज ना हो, कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो, नए फंड्स आए, वहां पे आप मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इस्तेमाल करते हैं एज अ डिस्काउंट रेट। कैलकुलेट कैसे होता है अभी देख लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज करते हैं एज अ डिस्काउंट रेट। ठीक है जी, डन हो गया। थर्ड केस में बिजनेस भी चेंज हो रहा है, और बिजनेस चेंज होने से बिजनेस रिस्क चेंज हो जाएगा। इक्विटी होल्डर की इक्विटी रिस्कियर या मोर रिस्कियर, लेस रिस्कियर हो जाएगी। फाइनेंशियल रिस्क भी चेंज हो रहा है, नए फंड्स आप ला रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में इस्तेमाल होता है रिस्क एडजस्टेड वैक, जहां आप नए बिजनेस के हिसाब से एक नया वैक कैलकुलेट करते हैं। सर ये कब आएगा? ये आगे के टॉपिक्स में आएगा, CAPM के साथ, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के साथ, CAPM के साथ, ये हम इंशाल्लाह ताला आगे देखेंगे। अब हम आते हैं हमारे मेन मुद्दे की बात पे कि ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट किस तरीके से होता है। आइए देखते हैं ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कैसे होता है। अब हम इसी एग्जांपल को यहाँ पे टेकअप करके चल रहे हैं कि कंपनी का एग्जिस्टिंग वैक था 13.33, टोटल थे 1.5 लाख के एसेट। अब कंपनी नया डेट लेने जा रही है, 10% पे लेने जा रही है। ठीक है, ये हमारी एग्जिस्टिंग सूरत हाल है। अब हम क्या कर रहे हैं जी, 10% पे नया डेट रेस कर रहे हैं। सर जब 10% पे डेट इंक्रीज हो रहा है तो ट्रेडिशनल थ्योरी के हिसाब से हमने पढ़ा है के ही इंक्रीज कर जाएगा, आपका के ही जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे जो हमारे पास न्यू के ही आता है ट्रेडिशनल थ्योरी के हिसाब से, हमें सवाल में गिवन है, वो हो जाता है जी 18%। अब ये नया डेट लेने की वजह से 18% मेरा के ही बन जाता है, ये नया डेट लेने की वजह से 18% के ही बन जाता है। तो आए जरा मवाजना करें। सर मेरा एग्जिस्टिंग वैक क्या था, पहले एग्जिस्टिंग बनाते हैं। सर एग्जिस्टिंग वैक मेरा सिंपल था, इक्विटी थी मेरे पास 1 लाख की, इसके ऊपर मुझे रेज करना था 15%, यानी कि 15,000। सर डेट था मेरे यहाँ पे 50,000 का, इस 50,000 पे मुझे रेज करने थे 10%, यानी कि 5,000। कुल मिला के मुझे 20,000 रुपये कमा के देने थे, और जो इन्वेस्टमेंट थी मेरे पास वो थी 1.5 लाख रुपए की। तो मेरे पास जो रिटर्न आना था, वैक जो बनना था, वो बनना था 13.33 का। अब क्या हुआ जी, नई इन्वेस्टमेंट आ गई, न्यू इन्वेस्टमेंट आ गई। कितनी आई जी ये न्यू इन्वेस्टमेंट? हमने कितना ऊपर एज्यूम किया था सर? 30,000। ये न्यू इन्वेस्टमेंट आ गई जी 30,000 की। ऑल राइट, इस 30,000 को हमने किससे रेस किया? सोर्स किया ली, सोर्स ऑफ फाइनेंस। सर हमने सोर्स ऑफ फाइनेंस ली डेट कंप्लीटली एट द रेट ऑफ 10%।
10% हमने डेट ले लिया। इससे हमारा फाइनेंशियल रिस्क क्या हो गया जी? सर जाहिर सी बात है, कंपनी में और डेट आ गया तो फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज कर गया। शेयर होल्डर की अर्निंग और ज्यादा खतरे में आ गई कि भाई पहले तो इंटरेस्ट पे होगा, बाद में पैसे मिलेंगे। और इसकी वजह से न्यू केई, हमारी जो यहाँ पे नई कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनी, वो बनी 18%। नई कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनी जी वो 18%। एमएम थ्योरी होती तो हम इक्वेशन लगा के खुद के ही कैलकुलेट कर लेते। ट्रेडिशनल थ्योरी एज्यूम कर रहे हैं तो 18% की नई केई हमें मिली हुई है। मकसद यहाँ पे केई कैलकुलेट करना नहीं है, मकसद एमसीसी कैलकुलेट करना है। तब आप नया वैक कैलकुलेट करो, नया वैक कैलकुलेट करो। सर अब आपकी इक्विटी है एट द सेम टाइम ₹1,00,000 की, लेकिन जो शेयर होल्डर इस पे रिटर्न मांग रहा है वो 15 नहीं मांग रहा, वो 18,000 मांग रहा है 18% के हिसाब से, ठीक है। और अब आपका डेट टोटल हो चुका है 50,000 और 30,000, ₹80,000। अब आपका डेट हो चुका है ₹80,000। कितने पे? 10% पे। यानी अब आपको ला के देने 8,000। कुल मिला के आपको कमाने हैं कंपनी के लिए 24,000, यानी इक्विटी होल्डर डेट होल्डर के लिए 24,000। और अब आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर बन चुका है वो बन चुका है 1,80,000। तो सर मेरे यहाँ पे न्यू वैक कैसे कैलकुलेट होगा? बड़ा आसान है जी। 24 को डिवाइड कर दें आप 180 से, आपका नया वैक बन जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 180। 18 और 8, सॉरी 26 होगा। 18 + 8 ये हो गया जी 26। आप 26,000 को डिवाइड कर दें, सॉरी माय बैड, कैलकुलेशन में गलती हो गई। 26 को आप डिवाइड कर दें 180 से, सो 26 डिवाइडेड बाय 180, दिस गिव्स यू 14.44%। दिस गिव्स यू 14.44%। दिस इज योर न्यू वैक। सर क्या ये इस्तेमाल करेंगे प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए? नहीं, ये नहीं इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि एमसीसी, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि एमसीसी। सर वो क्या होता है? बेसिकली इसकी वजह से, इस प्रोजेक्ट की वजह से तुम्हारा जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे, अब उस पर भी तुम्हें ज्यादा रिटर्न चाहिए। पहले तो पूरी कंपनी पे तुम 13.33 रिटर्न लाते थे, डाटो सुट्ठो होता था, बहुत अच्छी बात होती थी। अब तुम्हें पूरी कंपनी पे 14.44% का रिटर्न ला के देना है, 14.44। तो तुम्हारा तो पूरी कंपनी का वैक बढ़ गया। किसकी वजह से? इस नए प्रोजेक्ट की वजह से। किसकी वजह से? इस नए प्रोजेक्ट की वजह से। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एडिशनल फाइनेंस, ये कैसे निकलेगी? सर चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। सर ये कैसे कैलकुलेट होगा? देखो तुम्हारी कॉस्ट पहले क्या थी? सर जब 20,000 थी, पहले हमें 20,000 रेस करने पड़ते थे। अब तुम्हारी कॉस्ट जो टोटलिटी पे हो गई है वो कितनी हो गई है? सर 18 और 8, 80,000 के ऊपर 10% 8,000, ये हो गई है 26,000। सर ओवरऑल लेवल पे मेरी जो ये कॉस्ट है ये 6,000 बढ़ चुकी है। मेरी जो ये कॉस्ट है ये 6,000 बढ़ चुकी है। पहले ये कॉस्ट थी मेरे पास 26,000 की, सॉरी 20,000 की, और अब हो गई है 26,000। तो आप यहाँ पे चेंज निकालें कि आपके ऊपर बर्डन आया कितना? 26,000 माइनस 20,000। इसमें जो न्यू वैल्यू है वो पहले आएगी, पुरानी वाली बाद में आएगी। 26,000 माइनस 20,000। इसी तरीके से अब जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया वो कितना हो गया है? 1,80,000 माइनस पुराना कितना था? 1,50,000। सर यानी आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में जो चेंज आया है वो तो 30,000 का आया है, लेकिन आपकी कॉस्ट में जो चेंज आया है वो 6,000 का आ गया है। अब आपको पूरे वैक को कॉम्पनसेट करने के लिए 6,000 एक्स्ट्रा कमाने हैं। तो दिस शुड बी द डिस्काउंट रेट ऑफ योर प्रोजेक्ट। 6,000 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 30,000 से, दिस गिव्स मी अ रेट ऑफ 20%। ये मुझे जो रेट यहां पे मिलता है वो कितना मिलता है जी? 20%। दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब जाके आप वो वैक अचीव कर पाएंगे जो पूरी कंपनी का 14.44 बन गया है, क्योंकि जो 1,50,000 थे वो तो आपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में लगाए हुए थे।
उसके ऊपर तो आपने 13.33 का रिटर्न कमाना था। इस नए प्रोजेक्ट की वजह से, ड्यू टू दिस न्यू प्रोजेक्ट, आपको 6,000 एक्स्ट्रा कमाने पड़ रहे। तो ये 6,000 किसको लाके देने चाहिए? सर इस नए प्रोजेक्ट को ही लाके देने चाहिए, इस नए प्रोजेक्ट को ही लाके देने चाहिए, तो ही आप वो वैक अचीव कर पाएंगे। सर कैसे, समझ नहीं आ रहा। अब देखो, तुम्हारे जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स लगे हुए थे वो कितने अमाउंट पे लगे हुए थे? सर वो 1.5 लाख रुपए मैंने लगाए थे, एवरेज 13.33 पे, पुराने वैक पे लगे हुए थे। अब मैं जाके उनको तो नहीं छेड़ सकता ना कि भाई पुराने प्रोजेक्ट बंद कर दो, अब कंपनी का वैक बढ़ गया है, अब ये पुराने प्रोजेक्ट 13 नहीं कमा के देंगे, 14 कमा के देंगे। तो भाई जिस वक्त इन्वेस्ट किया था उस वक्त 13 के हिसाब से इवेल्युएट किया था, उनको बंद तो नहीं कर सकते। वो हमें 1.5 लाख रुपए के ऊपर 13.33 के हिसाब से कितने कमा के दे रहे हैं? सर करीब करीब 20,000 कमा के दे रहे हैं। और ये जो नया प्रोजेक्ट है, जो नया प्रोजेक्ट है, ये आपको 30,000 रुपए के ऊपर 20% कमा के देगा। जो आपने ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट किया, ये इसकी जिम्मेदारी है, ये कमा के देगा। सो सर 30,000 का 20% हमारे पास बन जाता है 6,000। इस तरह हम पूरी कंपनी के लिए 26,000 रुपए कमा लेंगे और इस तरीके से हमारा टोटल कैपिटल 1,80,000 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर लो, यू विल गेट द एग्जैक्ट वैक विच इज 14.44%, विच इज टेक्निकली योर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न। इसके हिसाब से अब आप इन्वेस्ट करेंगे। सो जो आपका प्रोजेक्ट इवैल्यूएट होगा वो अब 20% के हिसाब से इवैल्यूएट होगा, ना कि 14.44 के हिसाब से, क्योंकि 14.44 तो पूरी कंपनी का वैक है, ये पूरी कंपनी का वैक है, किसी एक प्रोजेक्ट का नहीं है। इस नए प्रोजेक्ट ने आपकी टोटल कॉस्ट में 6,000 का इजाफा कर दिया। तो ये 6,000 रुपए कौन लाके देगा भाई? ये नया प्रोजेक्ट लाके देगा। कितने अमाउंट के ऊपर? 30,000 रुपए के ऊपर। तो आप इस 30,000 को किससे इवैल्यूएट करें? 20% से। अगर 20% पे पॉजिटिव एनपीवी आती है तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर 20% पे नेगेटिव एनपीवी आती है तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक ओवरव्यू दे देता हूं। सो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? देखो 3 सिनेरियोज हैं। कंपनी के पास एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही एक नई अपॉर्चुनिटी आई और पैसे भी पड़े हुए थे, नए फंड्स की जरूरत नहीं है, एग्जिस्टिंग वैक यूज कर लो, कोई मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रिस्क एडजस्टेड वैक का पंगा नहीं। नहीं जी कंपनी के पास पैसे नहीं है, कंपनी ने ऑलरेडी पैसे लगाए हुए हैं हर जगह, नई इन्वेस्टमेंट के लिए नया फंड चाहिए होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है, सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क चेंज होगा क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो चेंज होगा, बिजनेस रिस्क चेंज नहीं होगा। तो वहां पे हम एमसीसी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करते हैं। कैसे कैलकुलेट होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल? सर आपके पुराने वैक की कॉस्ट क्या थी, नए वैक की कॉस्ट क्या है, न्यूमरेटर में। पुराने वैक में कैपिटल स्ट्रक्चर क्या था, नए वाले में कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, डिनोमिनेटर में। इन दोनों का जो एवरेज निकलता है दैट इज कॉल्ड एमसीसी, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब पुराने प्रोजेक्ट्स पुराने वैक पे होंगे और नया प्रोजेक्ट एमसीसी पे होगा तो टोटल रिटर्न आपका नए वैक के हिसाब से अचीव हो जाएगा, नए वैक के हिसाब से अचीव हो जाएगा। आपने यहाँ पे अचीव कर लिया, डन हो गया, शेयर होल्डर विल बी हैप्पी फ्रॉम यू। ठीक है, इक्विटी होल्डर, शेयर होल्डर हैप्पी फ्रॉम यू कि यार नए प्रोजेक्ट ने इतना रिटर्न ला के दिया जो टोटल कंपनी के रिटर्न को मीट करने के लिए काफी था। एट द सेम टाइम अगर आपके पास बिजनेस की सूरत हाल चेंज हो रही है, आप एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करने जा रहे हैं जहां पे आपका बिजनेस रिस्क टोटली चेंज हो रहा है और आप नए फंड्स रेस कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका फाइनेंशियल रिस्क भी चेंज हो रहा है, तो वहां पे रिस्क एडजस्टेड वैक का कॉन्सेप्ट आता है। हम अभी नहीं पढ़ेंगे, हम इसको इंशाल्लाह कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के साथ पढ़ेंगे। वहां पे आपको ये रिवीजन या ये कॉन्सेप्ट जो है वो काफी हद तक काम आ रहा होगा। सर क्या अब हम इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह ताला अब अगले सेगमेंट में हम इसकी एक इलस्ट्रेशन यहाँ पे जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं।